नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो फिर आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। ऐसी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक दूसरी सभ्यता थी दुनिया में। यदि शहरी भाषा या शहरी सभ्यता के रूप में यदि हम उस सभ्यता को जानेंगे तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यदि भारत में देखा जाए तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीणी सभ्यता थी। बिल्कुल सा परिवर्तित रूप कैसे हुआ? ये सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में वर्चस्व में आई और इसके बाद जो अगली सभ्यता का उद्भव हुआ वो एक ग्रामीणी सभ्यता के रूप में हुआ, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता में कि जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर भी बोल सकते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को इंग्लिश में वैदिक सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैदिक सभ्यता की कि ये वैदिक सभ्यता दो पार्टों में विभक्त है। पहला पार्ट आपको पता है, हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं, और दूसरी जो सभ्यता थी वो थी उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या थी? उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय रहा और जो उत्तर वैदिक सभ्यता का समय रहा वो क्या रहा? तो ऋग्वैदिक सभ्यता का जो समय रहा दोस्तों वो करीब रहा है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। वही यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो 1000 बीसी से ये था 600 बीसी। तो इस प्रकार से ये जो हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इस वैदिक सिविलाइजेशन में दो पार्ट से विभक्त करेंगे। एक तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक सभ्यता, जो 1000 से करीब 600 बीसी तक चला। यदि हम इस सभ्यता को यहाँ पर लिखेंगे पीरियड, तो ये 1500 बीसी से लेकर के हम 600 बीसी लिखेंगे। जब हम कभी नोट्स बनाएंगे दोस्तों तो नोट्स बनाने में एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता लिखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद या वैदिक कल्चर भी लिख सकते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास इस सन को देखेंगे कि इनके बीच दो ऐसे पीरियड आए या इरा आए, जिसे हम पहले ऋग्वैदिक इरा बोलते थे या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन बोलेंगे और या उत्तर वैदिक सभ्यता बोलेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता को इंग्लिश में पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते थे। क्या बोलते थे? पोस्ट वैदिक पीरियड, और इसे बोलेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता। तो इस पॉइंट को आप नोट करें और फिर अब हम आगे चलें, ठीक है ना। तो सभी लोगों का नोट हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? ये वैदिक सभ्यता क्या थी? आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद
ये दूसरी सभ्यता के रूप में प्रादुर्भाव हुआ इसका, या उत्पत्ति के रूप में हम लोग कह सकते हैं। बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? एक शहरी सभ्यता थी। परंतु वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये सिटी सिविलाइजेशन था और ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सभ्यता थी। कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत सा बड़ा बदलाव आ चुका रहा होगा। कहाँ की एक शहरी सभ्यता आज वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर ले अपने बुकलेट में, क्योंकि हम आपको एक नोट्स तैयार करा रहे हैं। आने वाली जो यूपीपीसीएस परीक्षा होने वाली है 2023 और 24 के सिलेबस को लेकर के हम कवर करेंगे और बहुत जल्द रेगुलर क्लास करेंगे। और रेगुलर क्लास करने के बाद ये सारी जो सभ्यता है जल्दी से हम एंशिएंट हिस्ट्री को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप सभी लोग इस बात को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोगों का लिख गया होगा और फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आगे। ठीक है? तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता का जन्म वेदों पर आधारित है। वेदों पर आधारित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कुल 4 थी। क्या थी? कुल 4 वेद थे, जिनमें से पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थवेद। इन 4 वेदों से हमें इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। बात करेंगे आगे। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, वैदिक सभ्यता के जो फाउंडर थे, वो आर्य थे। क्या थे दोस्तों? आर्य थे। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। इसके बाद वैदिक, आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन,
या बुद्धिमान भी कह सकते हैं। इतने वर्ड हम आर्य के बारे में बता सकते हैं कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या बुद्धिमान। इन 4 पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे अपने दिमाग में कि आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य जो शब्द प्रयोग किया गया है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए किया गया, कुलीन व्यक्ति के लिए किया गया, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किया गया है आर्य शब्द का प्रयोग। क्योंकि वैदिक सभ्यता के यदि निर्माता की बात करें तो वो आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य थे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स अपने नोट कर लो, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग आगे चलेंगे। तो सभी का नोट हो गया होगा और फिर हम आगे चलेंगे। आपको बताएंगे कि जो आर्य थे, जो आर्य शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ वो कब हुआ। तो आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार 1883 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स मूलर ने प्रयोग किया था। आपको पता होगा कि जो ये मैक्स मूलर थे ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के इतिहासकार थे, वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, जर्मनी के इतिहासकार थे। और जर्मनी के इतिहासकार मैक्स मूलर ने जो आर्य शब्द है, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग हैं, ये शब्द पहली बार अपने मुख से वर्णन किया था आर्य शब्द का। उन्होंने कहा था कि आर्य एक घुमक्कड़ी व्यक्ति हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन इनका बना रहता है और ऐसे लोग आर्य ही कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों के शब्द के लिए उन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद कि ये लोग आर्य जाति के थे। इसके बाद आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीणी थी। कैसी थी? आर्यों की जो हम सभ्यता की बात करें यदि, तो वो सभ्यता जो थी वो आपको मैंने बताया था इससे पहली क्लास में कि जो सभ्यता थी वो ग्रामीण भाषा में थी। यदि आर्यों की हम भाषा की बात करें, आर्यों की भाषा की बात करें तो भाषा उनकी कैसी थी? संस्कृत भाषा का वो लोग यूज करते थे। क्योंकि वैदिक सभ्यता संस्कृत आधारित भाषा का यूज उस समय आर्य लोग करते थे। क्योंकि वेदों की पुनर्वृत्ति यदि पुनर्जीवित हुआ, यदि पहला साहित्यिक स्रोत या लिटरेचर सोर्स की बात करें जिनमें वेद ही सबसे पहले ऐसे एविडेंस मिले जिस वेद के सहारे हम उस सभ्यता के बारे में जानकारी पुष्ट कर पाए। जिनमें से एक वेद था ऋग्वेद, जिसकी मैं बात करूं मानव जाति का प्रथम ग्रंथ बताया जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की जानकारी से हमने सबसे पहले आर्यों के आगमन, आर्यों का निवास स्थान, इन सभी महत्वपूर्ण चर्चा पर या बातों पर हमने गौर किया और इनमें से हमें सारी पूरी जानकारी पुष्ट हो पाई। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकें और फिर अब हम लोग आगे चलेंगे। बात आती है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो साक्ष्य थे, जिसे हम बोलते थे, साक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस। एविडेंस, दो प्रकार के एविडेंस हमको मिले। वो दो प्रकार के एविडेंस कौन कौन से थे? एक तो आर्कोलॉजिकल, इंग्लिश में बोलते हैं पुरातात्विक
स्रोत और एक बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर सोर्स। ये साहित्यिक स्रोत था और इसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या चीजें आएंगी और साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएंगी। तो पहली बार हम लोग बात करेंगे अभिलेख की। अभिलेख, जिसमें बोगस कोई एक अभिलेख था, इसकी चर्चा भी हम बात करेंगे। दूसरा, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, और जो मिट्टी के बर्तन थे वो दो प्रकार के, एक तो गैरिक मृत्भांड प्रकार के बर्तन जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें देता है, और एक चित्रित धूसर मृत्भांड थे जो हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी पुष्ट करता है। बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में, अभिलेख हो गया और मिट्टी के कुछ महत्वपूर्ण बर्तन हो गए जिनसे हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। यदि हम लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरण्यक, उपनिषद, इसके बाद उपनिषद के बाद रामायण, महाभारत, इन सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों से हम, इन महत्वपूर्ण ग्रंथों में सोर्स को बोलेंगे लिटरेचर सोर्स के अंतर्गत आपके बहुत सारे वेद आ जाएंगे, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, अरण्यक होंगे, उपनिषद होंगे, रामायण होंगे और महाभारत। तो इस प्रकार हम इस सभ्यता की जो जानकारी है वो कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों से पुष्ट कर सकते हैं। उन साहित्यिक स्रोतों में जैसे वेद, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे अरण्यक, उपनिषद, रामायण और महाभारत। इसी तरह यदि हम पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें जिसमें हम इंस्क्रिप्टेशन, इसके बाद हम मिट्टी के बर्तन, इन सभी मिट्टी के बर्तन में दो मैंने बताए, एक तो मैंने बताया आपको चित्रित धूसर मृत्भांड और एक बताया गैरिक मृत्भांड। गैरिक मृत्भांड लाल मृत्भांड कहे जाते थे और ये सोर्स आपको ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें मिले, परंतु वही जो पेंटिंग वाले थे, जो चित्रित धूसर मृत्भांड थे, वो हमें आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हम वैदिक सभ्यता में भी देख लिए। यदि अभिलेख की बात हम करें, अभी आपको डाउट होगा कि अभिलेख के शब्द नहीं बताया, तो अभिलेख उस समय का एक अभिलेख था, बहुत पुराना ईरानी एक प्रकार का अभिलेख था जिसे हम बोगज कोई अभिलेख कहते थे। आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लें, बोगज कोई अभिलेख एक ईरानी ग्रंथ था। इस ग्रंथ से हमें जो भारत में आए हुए आर्य लोग थे उनके बारे में जानकारी करने और देवताओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस बोगज कोई अभिलेख से मिला। बोगज कोई एक अभिलेख ऐसा अभिलेख था जिसके माध्यम से हमें यह पता होता था कि जो इंद्र थे, जो वरुण थे, जो मित्र थे, जो नासक जिसको हम अश्विनी बोलते थे, ये जो देवता थे उस समय के वैदिक सभ्यता के, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस जानकारी की वजह से हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो देवताओं की जो जानकारी करने वाला ग्रंथ है वो बोगज कोई अभिलेख है, जो एक प्रकार का ईरानी ग्रंथ है और करीब 1400 ईसा पूर्व के आसपास इस ग्रंथ ने हमें इस जानकारी को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में जो जानकारी थी, जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थे, वो दोनों कंप्लीट होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसके बाद साहित्यिक एविडेंस। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आगे चलें और बात करें आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कि आर्य लोग जो भारत आए तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे
तो लिखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान। तो जो आर्यों का मूल स्थान था, निवास स्थान था, बहुत सारों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर ये बात आती है कि वास्तव में ये आर्य लोग कहां से आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर को जरूर हम दर्शाएंगे कि मैक्स मूलर एक जर्मन इतिहासकार थे और जर्मन इतिहासकार के रूप में मैक्स मूलर ने ये कहा था कि ये मध्य एशिया से आए हैं। यूरोप के पास बताया कि मध्य एशिया से आने वाले आर्य लोग ही थे। इनका मत सर्वाधिक इतिहासकारों ने माना है। इस वजह से इन्हीं व्यक्ति को भारत में आर्यों के आगमन को लेकर की तिथि को लेकर के इन्होंने सही वर्णन किया है और सभी इतिहासकारों ने इनको मैक्स मूलर को ही मान्यता दी है कि उन्होंने सही बताया है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो वास्तव में मध्य एशिया था। तो मध्य एशिया में इनका निवास स्थान बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग विलियम जोन्स की। विलियम जोन्स, एक विलियम जोन्स व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि ये यूरोप से आए थे। इन्होंने बस केवल यही वर्णन किया, यूरोप से आए थे। इन्होंने साफ साफ शब्द बोल दिया कि ये यूरोप से आए थे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, आर्कटिक प्रदेश से आए हुए हैं या ध्रुवीय प्रदेशों से आए हुए हैं। बात करेंगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। उन्होंने भी ये शब्द कहा कि आर्यों का आगमन तिब्बत प्रदेश से हुआ है। तिब्बत प्रदेश से हुआ। वही 5वें नंबर में बात करेंगे गंगाधर झा के बारे में। गंगाधर झा ने भी वर्णन किया है कि ये जो है ब्रह्मभारती प्रदेश से आए हैं। इन्होंने ब्रह्मभारती प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान माना है। किन्होंने माना है? गंगानाथ झा ने कहा कि ये ब्रह्मभारती प्रदेश से आए हैं। ब्रह्मभारती जो प्रदेश था वो करीब बताया जाता है कि ये जो क्या कहते हैं, जो सतलज नदी है और सतलज नदी से यमुना नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मभारती प्रदेश बोला जाता है। कहते हैं कि यहीं आसपास ये कहीं रहते रहे होंगे और वो भारत में आ गए। इस तरह से वर्णन गंगाधर झा ने इसको किया। तो आर्यों के मूल निवास स्थान से किसी प्रकार का कोई सन नहीं तैयार करना, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं, केवल कुछ मत हैं जो आपको मत याद रखने हैं। शायद आपको प्लेन्स में आपको ऑप्शन के रूप में ये शब्द दे सकता है, पूछ सकता है आपसे, सही वर्णन पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने क्या वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के। ठीक है ना? तो चलो फिर आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। ठीक है ना?
अब हम बात करेंगे दोस्तों कि भौगोलिक विस्तार की, वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। यहां पर हेडिंग हम डालेंगे भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार में क्या आपको बताएंगे, इसका जियोग्राफिकल जो एक्सटेंट था वो क्या था, कहां से कैसे क्या हुआ, इस बात की हम जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट, आर सर्वप्रथम सप्तसैंधो प्रदेश में आकर बसे। सप्तसैंधो प्रदेश 7 नदियों की भूमि को कहा जाता था। 7 नदियों की भूमि को कहा जाता था। सात नदियों के भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये वर्ड है सप्तसैंधो रीजन। इसके बाद मैं बात करूं 7 नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो 7 नदियां में सबसे पहले हम लिखेंगे सिंधु नदी। दूसरा है सरस्वती नदी। तीसरा है आपका झेलम नदी, जिसको वितिस्ता उस समय जानते थे। उस समय हम इस झेलम नदी को वितिस्ता कहते थे। चौथा परुसनी उस टाइम में नाम था, जिसे हम लोग आज रावी के नाम से जानते हैं। परुसनी। इसके बाद हम 5वीं नदी की बात करें तो जिसको हम सतुत्री जानते थे, जिसका नाम आज सतलज के रूप में लेते हैं। 6 नंबर में बात करेंगे विपाशा। विपाशा एक नदी थी जो आज हम इस नदी को जानते हैं ब्यास नदी के रूप में। और 7 नंबर में अंतिम नदी है जिसको हम लोग अस्कनी के नाम से जानते थे और आज जानते हैं हम लोग चिनाब नदी। क्या जानते हैं? चिनाब नदी। तो ये 7 नदियां थी। इन 7 नदियों के रीजन को हम लोग सप्तसैंधो प्रदेश रीजन कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? सप्तसैंधो प्रदेश रीजन कहते थे। तो इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लें और फिर हम आगे चलें। तो सभी का हो गया होगा और फिर हम आगे चलेंगे। बात करेंगे सिंधु नदी की। पहले हम बात कर लें ऋग्वेद की। आपको पता होगा ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो सप्तसैंधो प्रदेश में, जो कंपोस्ट किया गया था ऋग्वेद, वो सप्तसैंधो प्रदेश में किया गया था। सप्तसैंधो प्रदेश, जो सैंधो रीजन था उसे प्रदेश, सप्तसैंधो प्रदेश को पंजाब,
अफगानिस्तान तक फैला था। सब सिंधु प्रदेश, पंजाब और अफगानिस्तान तक फैला था। बात करें इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी थी, महत्वपूर्ण, यदि हम नदी की बात करें तो महत्वपूर्ण नदी में आपकी सिंधु थी। सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में, क्योंकि सर्वाधिक वर्णन इस नदी का किया गया, ज्यादातर मोस्ट मेंशन रहा इसका, सर्वाधिक मेंशन हुआ, इसलिए इसको सिंधु नदी को महत्वपूर्ण नदी का दर्जा दिया गया। इसके बाद पवित्र नदी के रूप में हम जानेंगे तो पवित्र नदी कौन सी थी? पवित्र नदी सरस्वती नदी। तो पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, और पवित्र नदी सरस्वती नदी जिसे हम नदीनतम भी कहते हैं, नदीनता कहते हैं। ये इस वजह से कहते थे कि ये जो नदी थी सभी नदियों की प्रमुख कहा जाता था। सभी नदियों की प्रमुख होने से सरस्वती नदी को पवित्र नदी, होली रिवर के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण नदी है। बात करें गंगा और यमुना की, तो गंगा का जो मेंशन है, जो उल्लेख है, वो करीब 3 बार किया गया है, 3 बार। और यमुना नदी का उल्लेख है, वो करीब किया गया है 1 बार। ठीक है, क्लियर हो गया? 1 बार यमुना नदी का उल्लेख है और 3 बार गंगा नदी का उल्लेख भी दर्शाया गया है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के क्या कहते हैं, ये वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे, वो सिंधु नदी को ज्यादातर एक बड़ी नदी के रूप में दर्जा देना चाहते थे, बड़ी रूप मानते थे इस नदी को। और सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार लोग इस नदी को एक समुद्र का रूप मानते थे। किसको? सिंधु नदी को। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर ले और फिर हम आगे चले। तो सभी का नोट हो गया होगा, और फिर हम आगे आपको लिखाएंगे कि आगे क्या है इसका मैटर। बात आती है, आपको सप्त सिंधु प्रदेश तो पता हो गया होगा कि सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र को कहते थे। पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सिंधु प्रदेश, मतलब 7 नदियों की भूमि। 7 नदियों की जो भूमि है उसे हम सप्त सिंधु प्रदेश। दूसरा, क्योंकि हम आप बात करेंगे आर्य जहां बसे उन क्षेत्रों के क्या क्या नाम पड़े। दूसरा बात करेंगे ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त ये जो शब्द है, ये सतलज नदी और यमुना नदी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। बात करेंगे अब हम लोग
के दोआब क्षेत्रों के आसपास क्षेत्रों को कहा जाता था। बात आती है ब्रह्मास्त्र के बाद चौथा आपका मध्य क्षेत्र का जो शब्द था वो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र कहलाता था। बात आती है आर्यावर्त शब्द का वर्णन भारत के रूप में भी किया गया है। भारत के उत्तर में स्थित क्षेत्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। बस इतना लिख लो, भारत के उत्तरी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि वैदिक जो सभ्यता रही है, उस वैदिक सभ्यता में जो उनके क्षेत्र थे, जो मध्य एशिया से आकर के सबसे पहले सिंधु प्रदेश में बसे, फिर ब्रह्मवर्त क्षेत्र में बसे, फिर इसके बाद ब्रह्मर्ष क्षेत्र में बसे, मध्य क्षेत्र में, और इस तरह आर्यावर्त जहां वो लोग बसते गए उन क्षेत्रों के नाम हमारे भारतीय इतिहासकारों ने दर्शाए। इस क्षेत्र में आए होंगे तो सप्त सिंधु प्रदेश रहा होगा, इस क्षेत्र में आए होंगे तो ब्रह्मवर्त रहा होगा, इस क्षेत्र में यदि आगमन रहा होगा तो इसे ब्रह्मश्री नाम दिया गया, इस क्षेत्र में आए होंगे तो मध्य क्षेत्र कह दिया गया, और जब वो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बसने लगे तो उसे आर्यावर्त नाम दे दिया गया। तो आज हमने जो चर्चा की वैदिक सभ्यता में, वो सिर्फ हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे तक कंप्लीट आपको करा दिया है। भौगोलिक विस्तार आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग इसी अध्याय पर अगले टॉपिक जो इसी अध्याय से संबंधित होगा उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।